इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस किया है। आज हम लोग मसल टिश्यू पढ़ेंगे। मसल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू तो बना किससे है, सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कौन से ऑर्गन होते हैं जो इससे बनते हैं। एक सिंपल मसल जो होती है, ईच मसल is made up of, when we are talking about a muscle and not muscle tissue, पूरे muscle की बात कर रहे हैं। So each muscle is made up of long cylindrical fibers। cylindrical fiber, हर मसल जो है वो बनी होती है long cylindrical fibers की, which are arranged parallelly, जो parallelly arranged होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिलेंड्रिकल फाइबर्स होंगे, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स होंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं? These fibers are made of fibrils और उस फाइब्रिल को कहते हैं मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल यानी कि एक मसल बनी होती है, मसल फाइबर की। मसल फाइबर बना होता है फाइब्रिल का। ओके, मायोफाइब्रिल का। मायोफाइब्रिल में क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? मायोफाइब्रिल बने होते हैं मेड ऑफ अ सिंगल मसल सेल, या फिर बहुत सारे मसल सेल से मिलके बनता है मायोफाइब्रिल। मसल सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि मसल सेल इलोंगेटेड होते हैं, इसीलिए इससे मसल सेल को एक मसल फाइबर भी कहते हैं। इलोंगेटेड होता है, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मसल फाइबर भी कहते हैं। काम किस तरीके से करता है? मसल फाइबर बना किसका होता है? मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये 2 काम होते हैं मसल फाइबर के। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब होता है दे शॉर्टन, सिकुड़ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। सो दे शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलेशन, जब भी कोई प्रकार से स्टिमुलस होगा, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, छोटे हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन। सो दे शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। एंड रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? दे लेंथन, और ये चीज कंटिन्यूअसली चलती है। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। इवन व्हेन यू आर मूविंग योर हैंड और यू आर मूविंग एनी अदर बॉडी पार्ट, वॉलंटरली आप ये काम कर रहे हो, सो दैट टाइम आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड मैनर में कर रहे होते हैं। से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। दिस इज हाउ अ मसल फाइबर वर्क्स। व्हाट इज द रोल? काम क्या है इनका? ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों कर रहे होते हैं? सो देयर एक्शन मूव्स द बॉडी, their action moves the body to adjust the changes in environment में हो रही चीजों के जवाब में ये क्या करते हैं? इस तरीके से एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अभी सीधे बैठे हुए हो, है ना, आप अगर सीधे बैठे हुए हो तो वो बैठे हो क्यों? क्योंकि आपके बैक मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, तो वो आपको उस पोजीशन में मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो मसल टिश्यू का मेन फंक्शन आप ये लिख सकते हो, इट इज फॉर मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। इसका मेन काम क्या है? बॉडी में मूवमेंट लाना। ठीक है, इसका मेन रोल है बॉडी में मूवमेंट लाना। अब वो किसी भी तरीके से लाए, वो तरीका कौन सा होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का तरीका होता है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मसल्स के बारे में। सो स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी भी कहते हैं।
मसल टिश्यू का ओरिजिन क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? सो दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेसोडर्म की लेयर। कहाँ से ओरिजिनेट हुए ये? मेसोडर्म की लेयर से ओरिजिनेट हुए। मेसोडर्म एक जर्म लेयर है, वन ऑफ द जर्म लेयर इज मेसोडर्म की लेयर। तो यहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। सारी मसल्स का मेसोडर्म से ओरिजिन हुआ है एक्सेप्ट सम मसल्स। तो वो मसल्स कौन सी हैं? एक्सेप्ट द मसल्स ऑफ आइरिस, आपके आई में प्रेजेंट होती हैं मसल्स ऑफ आइरिस, वो वाली इनर में है यहाँ पर। एंड मसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी, इनका ओरिजिन मेसोडर्म से नहीं हुआ है, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? एक्टोडर्म से हुआ है। ये आई में प्रेजेंट होती है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल? Properties of muscle. One important property is contractibility. कॉन्ट्रैक्ट करना। दूसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसको आगे पास करना दूसरे के पास, तो उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। तो ये दोनों चीजें एक मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म करता है। उसके अलावा क्योंकि ये मैसेज को रिसीव भी करेगा, तो एक्साइटेबिलिटी, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मसल टिश्यू, contractibility, conductivity and excitability. टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन से प्रकार के मसल होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएटेड मसल का नाम स्ट्राइएटेड क्यों रखा गया? बिकॉज उसके अपीयरेंस की वजह से। स्ट्राइएटेड क्योंकि ये दे अपीयर स्ट्राइएटेड with alternate black and white bands, alternate dark and light bands. ब्लैक एंड व्हाइट बोल लो या डार्क एंड व्हाइट बोल लो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर नहीं होता है, डार्क एंड लाइट, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कलर के नहीं होते हैं। ये कौन से होते हैं? ये डार्क एंड लाइट बैंड्स है। अपीयर स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड को स्ट्राइप्ड मसल भी कहते हैं, विद ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स कॉल्ड स्ट्राइएशंस। ये इस तरीके से होते हैं, इसीलिए इनका नाम स्ट्राइएटेड मसल रखा गया है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन मसल्स ऑफ बाइसेप्स, मसल्स ऑफ बाइसेप्स एक टिपिकल मसल आपके आर्म में जो प्रेजेंट होती है, वहां पर आपको ये मिलेंगे, आर्म में, लेग में, यहाँ पर आपको मिलेंगे। दे आर वॉलेंटरी इन फंक्शन, दे आर वॉलेंटरी मसल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज आवर ओन विल, हमारी मर्जी से ये काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी मर्जी से ये काम करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये वॉलेंटरी प्रकार के मसल होते हैं। इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे हम कि जो स्ट्राइएटेड मसल है वो कैसे होता है। और एक और नाम दिया गया है इसको, स्केलेटल मसल भी कहते हैं। स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अटैच होता है, इट इज अटैच टू स्केलेटन, स्केलेटन से अटैच होता है। अपीयरेंस वाइज अगर हम देखें तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती है, एक में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, इसीलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रकार के हैं। ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स इसमें प्रेजेंट होती है। ये चीजें हमने बता दी हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मसल्स अंडरगो फटीग, मसल्स में थकान जरूर होती है। स्ट्राइएटेड मसल में दीज आर द मसल्स दैट अंडरगो फटीग, मतलब एक समय बाद थक जाएंगे। क्यों थकेंगे वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। their work or function is under the control of सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन जो है वो इसके फंक्शन को, मूवमेंट को रेगुलेट करता है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड इसके मूवमेंट को, फंक्शन को रेगुलेट करता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए।
This is about the striated muscle. Next type of muscle है non-striated muscle. Non-striated muscle. तो ये striated muscle से अलग कैसे होती है, क्या अंतर है इसमें? It is non-striated because no alternate dark band and light bands are present. कोई भी alternate dark और light bands इसमें present नहीं होते हैं. Instead, they appear smooth. Hence, they are also known as smooth muscle. इनको एक और नाम से बोला जाता है visceral muscle. Why visceral muscle? Because they are present in visceral organ. जो body के soft organ होते हैं ना, वहां पर ये पाए जाते हैं. They are present in visceral organs, like for example intestine. अगर आपसे पूछा जाएगा intestine में stomach के wall में कौन सा muscle है, तो the answer is smooth muscle. ये वाला muscle है जो stomach के wall पर present होता है. क्या इसे skeletal muscle कहेंगे? नहीं. This is non-skeletal muscle. क्योंकि ये स्केलेटन से अटैच नहीं रहती है. फंक्शन वाइज ये इनवॉलेंटरी है. इनवॉलेंटरी मसल बिकॉज द मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन is not as per our control. स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखो, एक तो ये अनस्ट्राइएटेड है, नॉन स्ट्राइएटेड या अनस्ट्राइएटेड है. स्ट्रक्चर वाइज ये स्पिंडल शेप्ड है and they are uninucleated. They are also unbranched muscle. These muscles also sometimes undergo fatigue, but वाला point मैं भी यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ. They are under the control of autonomic nervous system. Autonomic nervous system के कंट्रोल में होते हैं. तीसरे प्रकार का मसल होता है कार्डियक मसल. कार्डियक मसल के पास इन दोनों मसल के प्रॉपर्टीज होते हैं. दोनों मसल के मतलब स्ट्राइटेड और अनस्ट्राइटेड दोनों के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. वो दिखने में एक के जैसा है और काम में दूसरे के जैसा है. तो कार्डियक मसल आप ये सोचो कि आपका हार्ट बीट क्या आपके मन से बीट कर रहा है? नहीं. तो मतलब कि फंक्शन वाइज ये नॉन स्ट्राइटेड के जैसा है, तो ये इनवॉलेंटरी है फंक्शन में. इट इज इनवॉलेंटरी इन फंक्शन. क्या ये स्केलेटन से अटैच है? नहीं. तो ये नॉन स्केलेटल मसल कहलाएगा बिकॉज इट इज नॉट अटैच टू स्केलेटन. ये प्रेजेंट है केवल हार्ट में. इट इज प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कार्डियक मसल. ये एक स्पेशल प्रकार का मसल होता है. तो फंक्शन वाइज ये अगर इसके जैसा है तो अपीयरेंस वाइज ये होगा स्ट्राइएटेड के जैसा. It is striated in appearance with alternate dark and light bands. With alternate dark and light bands, ये striated होता है appearance में. It is a special type of muscle which is present only in heart. इसीलिए cardiac muscle. skeleton से attach नहीं है इसलिए non skeletal. function involuntary है और दिखने में ये है cylindrical, uninucleated but branched. It is branched and it is under both nervous system control. It is under the control of
CNS as well as ANS. सबसे important point इसका ये है कि cardiac muscles do not ever undergo muscle fatigue. कभी भी इनको मसल फटीग नहीं होता. What does this mean? मसल फटीग यानी मसल थकान नहीं होती, बिकॉज इनको हमेशा पूरा ऑक्सीजन रहता है. मतलब कि नो लैक्टिक एसिड बिल्डअप. अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी मसल्स दुखने लग जाते हैं. क्यों दुखते हैं? क्योंकि मसल्स अंडरगो फटीग ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन. क्योंकि क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से मसल्स थकान हो जाती है, पेन हो जाते हैं. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी. तो ड्यू टू ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये प्रोसेस होती है, ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और ऑक्सीजन डेप्थ इन मसल. लेकिन कार्डियक मसल क्या है? नेवर अंडरगो मसल फटीग, हेंस नॉन फटीग मसल है. जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं. देखिए, स्ट्राइटेड मसल अपीयरेंस में कैसे हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल हैं. अगर ये डार्क बैंड है तो डार्क बैंड के बीच की जो खाली जगह छूट रही है वो लाइट बैंड होगा. इनके आजू बाजू एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसको मेम्ब्रेन ऑफ मसल बोला जाएगा, सार्कोलेमा. ठीक है. एंड देयर आर न्यूक्लियस प्रेजेंट लाइक दिस. ड्रॉ में मैं एक बार बता दूं, ये दिखने में कैसे है? सिलेंड्रिकल. एक मिनट में. सो दिस इज न्यूक्लियस. मल्टी न्यूक्लिएटेड दिख रहा है. इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, इट इज अनब्रांच्ड एंड इट इज स्ट्राइएटेड. ये वाला बैंड अगर आपको दिख रहा है, दिस इज डार्क बैंड एंड दिस इज लाइट बैंड. जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसका नाम है सार्कोलेमा. इट इज द मेम्ब्रेन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पर जो पाया जाता है. सपोज इफ दिस इज sarcoplasmic reticulum, it is the endoplasmic reticulum of muscle tissue. वहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है. अब देखिए, दूसरे प्रकार का मसल जो नॉन स्ट्राइटेड मसल है वो कैसा दिखता है? स्पिंडल शेप. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो किनारे से पतला है और बीच में से मोटा है. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ स्मूथ मसल. क्या इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होते हैं? एक मिनट, मैं यहाँ पर ये लिखने के पहले एक नोट पॉइंट लिख देती हूँ. मसल इज मेड ऑफ प्रोटीन बैंड्स और उन प्रोटीन का नाम होता है एक्टिन एंड मायोसिन, जो अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड बना के रखते हैं. ठीक है. अब देखिए, यहाँ पर स्मूथ मसल के बारे में बात करते हैं हम लोग. दिस इज स्मूथ मसल. स्मूथ मसल में डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट वेट अ मिनट, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर पाए जाते हैं और भी स्कैटर्ड होंगे इनसाइड वन मसल फाइबर. They look something like this. This is a smooth muscle with nucleus present in between, and because thin at ends, it is thin at ends, hence the name is given spindle shaped. Spindle shaped बोला जाता है क्योंकि ये क्या होता है? thin at the ends है. कार्डियक मसल में और इसमें क्या डिफरेंस है स्ट्राइएटेड वाले में? सो इफ यू लुक फॉर द अपीयरेंस, आपको इसका अपीयरेंस स्ट्राइएटेड की तरह दिखाई देगा. जस्ट वन थिंग,
ब्रांचिंग पाई जाती है यहाँ पर। दिस इज अ मसल फाइबर। ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस एक में एक ही होगा, so there is one nucleus here, another nucleus here. डार्क बैंड, डार्क बैंड के बाद प्रेजेंट है लाइट बैंड। ये रही ब्रांचेस, इसीलिए क्या कहलाता है? ब्रांच्ड। न्यूक्लियस एक सिंगल है, इसीलिए यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड बट striated and branched. This is about the cardiac muscle in appearance. कार्डियक मसल में एक और स्पेशल चीज मिलती है, जरा रिकॉल करें। कार्डियक मसल क्या है? कार्डियक मसल स्ट्राइएटेड है अपीयरेंस में। इट इज स्ट्राइएटेड इन अपीयरेंस, सॉरी, रिजेंबल करता है ये स्ट्राइएटेड मसल को, और ये केवल हार्ट में मिलता है, इसीलिए इसे कार्डियक मसल कहते हैं। नॉन स्केलेटल है, इनवॉलेंटरी है। इसका कुछ पार्ट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इनवॉलेंटरी इन फंक्शन। यहाँ पे फंक्शनली सिमिलर टू स्मूथ मसल, it is functionally similar to smooth muscle, and it is structurally similar to, similar, not एकदम exact copy, it is structurally similar to striated muscle. स्ट्रक्चरली सिमिलर है ये स्ट्राइटेड मसल के, राइट। उसके बाद देखिए सिलिंड्रिकल यूनिन्यूक्लिएट ब्रांच, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सीएनएस एंड एएनएस, और ये नॉन फटीग मसल होता है। देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर कार्डियक मसल, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं। Intercalated disc. What are intercalated disc? These are kind of cell junction. These are also known as communication junction. At fusion points, जहाँ पर muscle fuse हुई होगी वहाँ पर, these are present at fusion points, allow the cell to contract as a unit. कि सेल आपस में मिलजुल के एक साथ एक तरीके से एक पैटर्न में कॉन्ट्रैक्ट कर सके, यानी कि when one cell receives stimulus, signal or stimulus to contract, neighbors are also stimulated, neighboring cells are also stimulated to contract. They are basically, they look like transverse septum between muscle fiber. इनको देख के लगता है कि ट्रांसवर्सली सेप्टम प्रेजेंट है मसल फाइबर के बीच में। तो अगर ये सीधा मसल फाइबर कुछ इस तरीके से होगा, so you will see some septum like this, and this is intercalated disc. माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपको ये डार्क स्ट्रक्चर के तौर पर दिखाई देगा, उसे इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ट्रांसफर सेप्टा है, सेप्टा का मतलब ऐसा लगेगा कि काटा गया है वहां पर से। कम्युनिकेशन जंक्शन फ्यूजन पॉइंट है जो अलाउ करते हैं सेल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक पूरे यूनिट के तौर पर साथ में। सिर्फ एक सेल को मैसेज आएगा तो सब आपस में जुड़े हुए हैं और वो सब आपस में साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो दिस इज फॉर द कार्डियक मसल।
ये वाला जो आप इसमें जो सेल जंक्शन प्रेजेंट है या कम्युनिकेशन जंक्शन प्रेजेंट है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल जंक्शन. इट इज अ टाइप ऑफ सेल जंक्शन. सेल जंक्शन का मतलब कैसे बनते हैं ये? फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नेबरिंग सेल. नेबरिंग सेल. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नेबरिंग सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक मिनट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नेबरिंग सेल makes them stick together. So that is a type of cell junction. Communication junction एक प्रकार का क्या है? सेल जंक्शन है. और ये कैसे बने होते हैं? ब्रांच्ड फाइबर के बने होते हैं. इसके किनारे में भी आपको क्या मिलेगा? ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उससे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं सार्कोलेमा. एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलता है. इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, क्योंकि एक मसल सेल था ना, सो उसे कहेंगे हम सार्कोप्लाज्म. हर सेल यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, राइट. दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक मसल. देखिए, एक मसल फाइबर का स्ट्रक्चर कैसे होता है. कौन सा मसल फाइबर है? ये स्केलेटल मसल फाइबर है. अपीयरेंस में देखिए, हम लोग डिटेल में स्केलेटल मसल ही पढ़ने वाले हैं ना, ये भी क्लियर रखिएगा अपने माइंड में. हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पर जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ वो एनसीईआरटी में आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में भी डिटेल में मिलेगा. आप उस चैप्टर से चेकआउट कर लेंगे. एनिमल टिश्यू और उसको थोड़ा पोर्शन रिलेटेड है, तो मैं कंटिन्यूअसली उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. लेट अस लुक एट दिस ड्रॉ राइट हियर. एक मायोफाइब्रिल दिख रहा है आपको, है ना? एक मायोफाइब्रिल है. तो सबसे बाहर, मसल फाइबर के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो एक सार्कोलेमा की मेम्ब्रेन है ना? वो मेम्ब्रेन क्या है? सार्कोलेमा की मेम्ब्रेन है. मायोफाइब्रिल, उसके बाहर सार्कोलेमा. ये जो सार्कोलेमा से सराउंडेड है, आप मान लीजिए कि ये आपका मेन मसल है. ओके, मसल फाइबर या मसल सेल. दिस इज अ सिंगल मसल फाइबर, समथिंग लाइक दिस. और ये सिंगल मसल फाइबर के बाहर की मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा. सार्कोलेमा क्या है? सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल और मसल फाइबर. इस सार्कोलेमा के अंदर बहुत सारे फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मायोफाइब्रिल. मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर को मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? अभी बाहर का अरेंजमेंट देख रहे हैं. तो ऐसे खूब सारे मायोफाइब्रिल, ऐसे 3D में आप समझ लो, छोटे छोटे झाड़ू की सींक है ना, उसको आपने पकड़ के गट्टे में बना लिया है. उसके बाहर एक कवर है, वो सार्कोलेमा है. क्लियर हुआ इतना? अब ये पूरा झाड़ू जो आपका बन गया, ऐसे बहुत सारे झाड़ू रखे हुए हैं. बात को समझते जाना. वो झाड़ू की एक एक सींक मायोफाइब्रिल है, जो एक एक डंडी होती है, और वो डंडी का पूरा बंडल बन जाता है एक मसल सेल या मसल फाइबर. बात समझ रहे हो? मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल, पूरे मायोफाइब्रिल एक मसल सेल के अंदर होते हैं. तो एक मसल सेल किसका बना है या मसल फाइबर किसका बना है? बहुत सारे मायोफाइब्रिल का बना है. किसका बना है? जवाब दीजिए. एक मसल फाइबर किसका बना है? मायोफाइब्रिल का बना है. मतलब मायोफाइब्रिल है ना, बहुत सारे मायोफाइब्रिल है, उसके बाहर में मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा. एक मसल किसका बना है? एक मसल बहुत सारे मायोफाइब्रिल का बना हुआ है. दैट्स, उतना समझ गए हम लोग, है ना? वहां पर फुल स्टॉप लगा देते हैं. अब वो मसल फाइबर है, बहुत सारे ऐसे झाड़ू, एक मान लो टोकरी रखी है और उसमें झाड़ू रखा हुआ है. ये आपके ऐसे बास्केट रखी है ना, और इसमें आपने झाड़ू रखे हुए हैं सारे. ये झाड़ू है, बहुत सारी सीख है जिसमें, समझना है इस बात को. तो ये जो बंडल है या टोकरी है, इस बंडल को क्या कहते हैं? इस बंडल को कहते हैं फैसिक्यूलस. व्हाट इज दिस बंडल कॉल्ड एज? फैसिक्यूलस. मैं इस वाले को रिमूव कर दे रही हूँ, ये मेरे काम का नहीं है. मैं यहाँ पर मसल के सेंस में इसको बता रही हूँ कि ऐसे एक सार्कोलेमा है, ऐसे बहुत सारे सार्कोलेमा है.
which is present as a bundle. So what is this bundle called as? This bundle is called as fascicle or fasciculus. अगर प्लूरल होगा, बहुत सारे होंगे जो इसके बाद आएंगे, तो उसे हम fasciculi कहेंगे. This is one bundle. ऐसे और भी बहुत सारे बंडल मिलेंगे ना, like this. Many more other bundles are also present like this. ऐसे और बंडल्स भी मिलेंगे. ठीक है. इस फेसिकल के ऊपर एक कोट प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू का, पूरे फेसिकल बंडल के ऊपर होता है. समथिंग लाइक दिस. सो ये जो लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है फेसिकल के ऊपर, उसे कहते हैं पेरीमाइसियम. What is this known as? Perimysium. Let's see, this is fascicle. ठीक है, fascicle के ऊपर की लेयर क्या है? पेरीमाइसियम. जैसे आपको याद होगा न्यूरॉन में मैंने आपको ये सी सेम चीज बताई थी, है ना. एक मिनट के लिए मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ. लाइक सो अ बंडल इज प्रेजेंट, उस बंडल को क्या कहते हैं? फेसिकल कहते हैं. अब ऐसे खूब सारे बंडल प्रेजेंट हैं. ये खूब सारे बंडल भी बाद में आके इस तरीके से एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में प्रेजेंट होते हैं. नाउ दिस इज फॉर्मिंग अ पूरा, ये पूरा क्या बनता है? एक मसल बन जाता है, राइट. तो ये जो पूरा लेयर बन जाता है, इस कनेक्टिव टिश्यू सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? एपीमाइसियम. एपीमाइसियम के अंदर ये फेसिकल है और फेसिकल के ऊपर के कोट का नाम क्या है? पेरीमाइसियम. जैसे ये रहा, ऐसे सबके ऊपर प्रेजेंट है ना. तो ये रेड वाला यहाँ पर मार्क कर देती हूँ मैं. ये क्या है? पेरीमाइसियम, फेसिकल के ऊपर वाला. और यहाँ पर बीच बीच में खाली जगहों पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट हियर. सबसे बाहर एपीमाइसियम, उसके अंदर पेरीमाइसियम. सो पेरीमाइसियम किसका कोट होता है? इट इज द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू around a fascicle. Perimysium is the layer of connective tissue around a fascicle. और ये एक सार्कोलेमा है. सार्कोलेमा के आजू बाजू मिलेगा एंडोमाइसियम, right? Endomysium, which is present just outside the sarcolemma. एक सार्कोलेमा को और डीपली हम लोग देखें अगर, तो what do we see? Sarcolemma is actually the outer membrane. It contains sarcoplasm, and that sarcoplasm has multi-nucleus. You can say it is multi-nucleated. More than one nucleus are present. इसमें मायोफाइब्रिल अरेंज होते हैं. ठीक है. अब मायोफाइब्रिल को भी हम लोग डिटेल में और देखेंगे जूम करके. ये स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए मेन आपको. मैं एक और बार रिकॉल करा रही हूँ. लास्ट टाइम यहाँ पर ड्रॉ में जो यहाँ पर मैंने आपको फोटो अटैच करके दिया हुआ है, इसमें देखो टेंडन के साथ जुड़े हुए हैं. टेंडन के साथ यहाँ पर डीप फैसिया आपको दिखाई दे रहा है. उसके बाद इन दिस ड्रॉ यू कैन सी एपीमाइसियम इज द आउटर मोस्ट कवर,
और उसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे बंडल प्रेजेंट है. Each bundle is covered by perimysium. Each bundle or each fascicle is covered by perimysium, and one muscle fiber is covered by endomysium. Endomysium is surrounds one muscle fiber. Okay, and it is also a layer of connective tissue. ये तीनों ही क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होता है. स्केलेटल टिश्यू का काम क्या होता है? स्केलेटल टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है? It constitutes about 40%. It constitutes about approximately 40% of adult body mass in an average healthy person. इतना सारा पोर्शन जो है वो केवल स्केलेटल टिश्यू ही कवर करके रख लेता है. अब ये स्केलेटल टिश्यू दो भाग आप इसको समझ सकते हो. सार्कोलेमा बाहर वाली मेम्ब्रेन हो गई, और उसके अंदर वाला भाग जो हो गया वो हो गया सार्कोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा. तो सार्कोप्लाज्म में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? ऑर्गेनेल भाग होता है और इंक्लूजन वाला भाग होता है. ऑर्गेनेल मतलब वेल डिफाइंड बॉडीज को ऑर्गेनेल कहते हैं, और जो बिखरा हुआ बस रहता है उसे हम लोग इंक्लूजन्स कहते हैं. ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स. तो ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आते हैं? ऑर्गेनेल्स में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं सार्कोसोम. न्यूक्लियस, मेनी न्यूक्लियस होने वाली अवस्था को कहते हैं सिंसाइशियम. सिंसाइशियम इज द स्टेज ऑफ मल्टी न्यूक्लियस. It is the stage of multinucleus. So nucleus syncyte है. Other than that, there is endoplasmic reticulum, which is also known as sarcoplasmic reticulum. Other than that, there is myofibril, जो मेन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. और ये बना होता है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन का फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. Now, what are the inclusions present? There is myoglobin present. Myoglobin एक प्रकार का पिगमेंट होता है. Respiratory pigment. Wait a minute. It is a respiratory pigment that is present. Myoglobin. Hemoglobin को मसल में myoglobin कहते हैं. Lipid, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा जैसे स्टोर्ड फूड है. ATPase एंजाइम है. अदर देन दैट मायोकाइनेस एंजाइम है. ये मिलते हैं इंक्लूजन्स. प्रॉपर वेल डिफाइंड बॉडीज नहीं होती हैं, उन्हें हम इंक्लूजन्स कहते हैं. और जो वेल डिफाइंड बॉडी होती है उसे हम मायोफाइब्रिल कहते हैं. मायोफाइब्रिल एक्टिन और मायोसिन की बने होते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ मायोफाइब्रिल. एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? Structure of a myofibril consists of contractile protein. It consists of contractile protein. और उन contractile protein का नाम है actin and myosin. एक्टिन एंड मायोसिन ये वाले कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. सो अब हम लोग एक एक करके दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर पूरा मायोफाइब्रिल बनाएंगे. ठीक है, पहले एक्टिन पढ़ेंगे फिर मायोसिन पढ़ेंगे. तो एक्टिन के स्ट्रक्चर को समझते हैं. It is
thin and it is made up of, बहुत thin होता है and it is made up of filamentous actin. पूरा एक एक्टिन बना होता है filamentous actin का, जिसको F actin भी लिखते हैं. It is made up of filamentous actin और F actin. ये जो फिलामेंट बना है, it one filament is made up of one F actin is made of ग्लोब्यूलर एक्टिन. बहुत सारे एक्टिन का बना होता है, जिसे कहते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन या फिर जी एक्टिन. So one F actin is made up of, just a second, I'll correct this part. One F actin is made up of G actin, many G actin, जिन्हें globular actin बोला जाता है ना? And this is helically wound to each other. हेलिकली गुथे हुए हैं, यानी कि ये एक फिलामेंट है एक्टिन का और ये दूसरा फिलामेंट है एक्टिन का. अब ये फिलामेंट किस तरीके से बने होते हैं? So we'll see this. ये बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन है, ये बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन जुड़े इस तरीके से और क्या बना, एक फिलामेंट बना. यहाँ पर दूसरे वाले में भी जुड़े इस तरीके से. समथिंग लाइक दिस, यू गेट. तो ये हेलिकल बन गया यहाँ पर. इसी के आजू बाजू दो फिलामेंट और रन करते हैं. ठीक है, टू फिलामेंट्स आर ऑल्सो रनिंग अराउंड दिस वन. Wait a minute, something like this. ये जो दो फिलामेंट, another two filaments are running. Another two filaments are there, and these two filaments are made up of tropomyosin. They are made up of tropomyosin. They run close to F actin. They run close to F actin throughout its length. What is this? G actin. और इसका पूरा लंबा सा बना हुआ है फिलामेंट ऑफ एक्टिन. उसके साथ साथ दो और फिलामेंट पैरेलली रन कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन. इसके अलावा एक और चीज प्रेजेंट होती है यहाँ पर. अब वो क्या है? यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो इंटरवल्स पर प्रेजेंट है. देखिए, ब्लैक कलर से मार्क कर रही हूँ मैं इसे. ये 3 यूनिट से मिलके बना होता है क्योंकि, और ये डेफिनेट इंटरवल्स पर प्रेजेंट होता है. कुछ इस तरीके से. इसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन इज मेड ऑफ 3 यूनिट्स: ट्रोपोनिन ए, ट्रोपोनिन बी, ट्रोपोनिन सी. Troponin is another complex protein distributed at regular intervals
intervals on tropomyosin. इक्वल इंटरवल्स पर ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ओके, रेस्टिंग स्टेट पर ये ऐसे प्रेजेंट होता है. जब मसल में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है ना, उस अवस्था को कहते हैं रेस्टिंग स्टेट. सो एट रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, कुछ मूव नहीं करती है ये, अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क active binding sites for myosin on actin filament. इस वाक्य को समझिए. अगर ये एक्टिन का फिलामेंट है, ओके, एक ये फिलामेंट ऑफ एक्टिन है, इस पर कुछ जगह है यहाँ पर मायोसिन बाइंड होने के लिए. ठीक है, ये क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट. मायोसिन बाइंडिंग साइट किस पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन एफ एक्टिन, इज मास्क्ड बाय ट्रोपोनिन. मतलब जब तक ट्रोपोनिन यहाँ पर बैठा है तब तक एक्टिन और मायोसिन बाइंड नहीं हो सकते. इज इट क्लियर? जब तक ट्रोपोनिन यहाँ पर बैठा है तब तक कौन किससे बाइंड नहीं हो सकता, एक्टिन मायोसिन से बाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि एक्टिन के सरफेस पर मायोसिन से बाइंड होने के लिए एक स्पेसिफिक जगह दी गई है और उस जगह को ये ढककर बैठा हुआ है. एक्टिन की बात कर रहे हैं. Now let us take a look at this picture. You can see this is a filament of actin. Tropomyosin is there and troponin is there. ठीक है. नेक्स्ट वन जिसके बारे में बात करेंगे वो है मायोसिन. तो मायोसिन क्या है, मायोसिन देखिए जरा किससे बना हुआ है. मायोसिन इज प्रोटीन विच इज अ थिक एंड पॉलीमराइज्ड प्रोटीन. It is a thick and polymerized protein. इसका मोनोमर होता है मीरोमायोसिन. मोनोमर शब्द से क्या समझते हैं, मोनोमर मतलब बहुत सारे मीरोमायोसिन जुड़ गए हैं और मायोसिन बना दिए हैं. ठीक है, बहुत सारे मीरोमायोसिन जुड़ के क्या बनाए हैं, मायोसिन बनाए हैं. सो मोनोमर इज मीरोमायोसिन एंड इट मेक्स वन thick filament. It makes one thick filament. Now meromyosin is there. Meromyosin is there जिसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल. हेड पार्ट बनता है और टेल पार्ट बनता है. तो टेल वाला पार्ट जो बनता है वो बनता है लाइट मीरोमायोसिन का, जिसे LMM कहते हैं, लाइट मीरोमायोसिन. हेड वाला पार्ट जो बनता है वो बनता है हेवी मीरोमायोसिन का, जिसे हम कहते हैं HMM. हेड वाला पार्ट बनता है हेवी मीरोमायोसिन का. हेड वाले भाग को हम ग्लोबुलर हेड भी कहते हैं, वो गोल सा होता है. ओके, ग्लोबुलर हेड एंड इसमें एक शॉर्ट आर्म भी प्रेजेंट होती है. तो वो पूरा भाग हेवी मीरोमायोसिन का बनता है और ये हेवी होता है. और टेल वाला पार्ट जो होता है वो लाइट पार्ट होता है. ठीक है, लाइट लाइट होता है मतलब लाइट वेटेड होता है या लाइट मीरोमायोसिन का बना होता है. स्ट्रक्चर में देखेंगे, सो दिस इज द हेड पार्ट with a short arm and tail. दूसरा जस्ट इसके बगल में इस तरीके से है.
something like this. So they are present something like this. आप इसके ड्रॉ को इस तरीके से भी बना सकते हो, or you can draw it like this also. Wait, I'll just draw that one more time. आपको दोनों तरीकों में से जो तरीका इजी लगता है आप उस तरीके से ड्रॉ करिए. मेन दिखाने का मतलब ये है कि दो टेल आपस में रैप किए होते हैं, राइट? तो ग्लोबुलर हेड और जो हेवी पार्ट होता है ना, दिस हेवी पार्ट प्रोजेक्ट्स आउटसाइड और आउटवर्ड्स. दिस हेड प्रोजेक्ट्स outwards at regular distance and angle from each other. वो उस जगह को कहते हैं क्रॉस आर्म. known as क्रॉस आर्म. उस जगह को क्रॉस आर्म कहा जाता है. हेड की एक खास बात मैं आपको बताऊं तो हेड वाली जगह पर दो साइट प्रेजेंट होती हैं. ओके, हेड वाली जगह पर दो साइट प्रेजेंट होती हैं. हेड इज एक्टिव एटीपीएस एंजाइम. एक्टिव एटीपीएस एंजाइम. हेड होता है एक्टिव एटीपीएस एंजाइम एंड हेड हैज बाइंडिंग साइट्स फॉर टू थिंग. मायोसिन के सर्व के पास बाइंडिंग साइट होगा एक्टिन के लिए, और दूसरा बाइंडिंग साइट होता है एटीपी एंजाइम के लिए. एटीपी के लिए, एंजाइम के लिए नहीं, एटीपी के लिए. जस्ट गिव मी अ मिनट एंड लुक एट दिस ड्रॉ. See, this is the tail region and this is the head region. Tail, head. और आपको छोटा सा हिस्सा टेल का मैं दिखा रही हूँ ना, ऐसे पूरी elongated tail है. There is tail and then head. तो ये पूरा फिलामेंट इस तरीके से बना होता है, tail and head like this. रिकॉल करें जरा हम एक्टिन और मायोसिन के बारे में. एक्टिन थिन फिलामेंटस होता है. बहुत सारे गोल 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 एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन बनाते हैं एक फिलामेंट, जिस पर दो फिलामेंट और चलते हैं जो बने होते हैं ट्रोपोमायोसिन के. बीच बीच में जगहों पर ट्रोपोनिन भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. ट्रोपोनिन क्या करता है? ट्रोपोनिन एक्टिन के ऊपर जहां पर मायोसिन बाइंड होने वाला होगा, जहां पर प्लानिंग है कि अरे यहाँ पर मायोसिन को बाइंड करेंगे, उस जगह को मास्क करके रखता है. मायोसिन थिक पॉलीमराइज प्रोटीन है जिसका मोनोमर होता है मीरोमायोसिन, और ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर बन गया, अब इसको मायोसिन कहेंगे. तो मीरोमायोसिन का एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है. हेड पार्ट में एक हेड और छोटी सी आर्म आती है. उस आर्म, वो दो आर्म ऐसे क्रॉस हो जाते हैं तो उसे क्रॉस आर्म कहते हैं. हेड बिहेव्स एज एन एक्टिव एटीपीएस एंजाइम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको गलत नहीं करना है. हेड जो है वो एंजाइम की तरह काम करता है. मैम ये तो प्रोटीन है. बेटा एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन होते हैं. मायोसिन एक प्रोटीन है. क्या है मायोसिन? मायोसिन एक प्रोटीन है जिसका नेचर, हेड वाले हिस्से पर उसका नेचर होता है वो एंजाइम की तरह काम करता है. और इसीलिए वो किससे बाइंड करेगा? एटीपी से बाइंड करेगा, फिर एटीपी को ब्रेक करेगा. एटीपी से बाइंड करेगा और एटीपी को ब्रेक करेगा. एटीपी से बाइंड करने के लिए बाइंडिंग साइट होती है, ब्रेक करने के लिए ही उसका हेड होता है, और बाइंडिंग साइट है एक्टिन के लिए. आई एम होपिंग यहाँ तक समझ गए हो आप.